नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं उन जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है महावीर मुनौत। इन्होंने पूछा है कि तुला लग्न और केतु पंचम में है, शनि राहु एकादश भाव में है, जिससे क्या लाभ व हानि होगी। तुला लग्न है इन्होंने कहा, और केतु पंचम में है, शनि राहु एकादश में। देखिए, तुला लग्न में केतु का पंचम में होना कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे ज्योतिष शास्त्र कहता है कि केतु कुंडली के पंचम भाव में हो तो जातक के संतान सुख में बाधा उत्पन्न होती है, कमी आ जाती है। तो वहीं शिक्षा काल में भी जातक की शिक्षा में निरंतरता नहीं बनी रह पाती, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। अब शनि राहु लाभ भाव में अत्यंत श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ फल प्रदायक हैं, परंतु शनिदेव की दृष्टि भले ही वो उच्च दृष्टि हो, लेकिन लग्न पर पड़ रही है तो कार्य थोड़ा विलंबित होगा। जीवन काल में होगा सब कुछ, लेकिन थोड़ा विलंब से। तो लाभ और हानि दोनों समझिए। शनि और राहु की युति लाभ में बेहद लाभदायी है, जबरदस्त। हानि बस इतनी ही है कि कार्य विलंब से होने वाला है। दूसरा प्रश्न अमित शर्मा का है। पूछा इन्होंने धनुलग्न और चंद्रमा कर्क राशि में केतु के साथ युति में, राहु शुक्र के साथ युति में क्या फल होगा। धनुलग्न और चंद्रमा कर्क राशि में है, केतु के साथ युति में और राहु शुक्र के साथ युति में। देखा जाए तो अगर आप मेरे कार्यक्रम को देखते हैं तो ये सूत्र आपने सुना होगा कि चंद्रमा जब भी कुंडली में केतु के साथ होंगे तो ये जीवन को थोड़ा मुश्किल कर देते हैं। वैसे तो हम सबों का जीवन या तो बेहद आसान है या बेहद मुश्किल। हर किसी के लिए मैं अगर ये बात कहूं कि जीवन बेहद आसान है और हर किसी के लिए कहूं कि जीवन बेहद मुश्किल है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके लिए मुश्किल है या आसान। लेकिन चंद्रमा केतु की युति में मुश्किल ये होती है कि जातक के मन में निरंतर अपने से बात करना। हर व्यक्ति अगर देखा जाए तो आम जीवन में हम सबसे ज्यादा अपने आप से बात करते हैं, सबसे ज्यादा। परंतु चंद्रमा और केतु जिनकी कुंडली में युति में हो, वो तो पूछिए मत, सीमा पार कर देते हैं बात करने में। यानी नींद भी 2 मिनट के लिए रात में टूटी तो उस दौरान भी वो अपने आप से बात करते ही पाए जाएंगे। हर व्यक्ति ऐसा करता है, हर व्यक्ति अपने से बात करता है। ये कोई अलग विषय नहीं है। जाहिर सी बात है, आपको पता भी ना हो कि ज़्यादातर समय आप अपने आप से बात करते रहते हैं। ये जो मन में आपके ख्याल चलते हैं खुद से बात करने जैसा ही होता है कि ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा या वैसा करूंगा। ये सब खुद से बातचीत करने जैसा होता है। परंतु केतु और चंद्रमा वाले तो कहिए मत, मानसिक रूप से इसी के चलते अशांत हो जाते हैं। और शुक्र राहु की युति ये दाम्पत्य में परेशानी उत्पन्न करती है। तो थोड़ा सा दिक्कत यहाँ होगा, क्योंकि हम धनुलग्न की कुंडली की बात करें तो शुक्र राहु की युति दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न करने वाली होगी। गौरव सिंह जी ने पूछा है मकर राशि व कर्क लग्न, दूसरे भाव में मंगल बाल अवस्था के हैं, 3 अंश 59 कला और वजन है 87 kg यानी जातक की। अब पूछ रहे हैं कि क्या 13.5 रत्ती या 14.25 रत्ती का मूंगा पहनने से नुकसान होगा या नुकसान नहीं होगा। देखिए, आमतौर पर एक धारणा मैं देखता हूं कि अगर आपका वेट बहुत अधिक है तो आपको बड़ा रत्न धारण करना चाहिए। हालांकि इस धारणा का क्या प्रयोजन है मैं समझ नहीं पाता। हो सकता है ज्यादा बड़ा पत्थर बेचने की इच्छा होती होगी। क्या ये वैसे ही नहीं है कि अगर मतलब एक आदमी दवा खाएगा तो गोली खाता है, और हाथी को अगर दवा खिलाना हो तो फिर उसके हिसाब से, उसके शरीर के हिसाब से एक ट्रक भर की दवा आएगी, वो दवा वो खाएगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। रत्न का एक जो सामान्य मानक है 7.25 9.25, ये अपने आप में पर्याप्त है। इतनी मात्रा पर्याप्त है, इतने मात्रा में ही रत्न अपना प्रभाव दे देता है। जरूरी नहीं है कि वो 15 रत्ती और 20 रत्ती और 21 रत्ती और 14-15 इतने बड़े बड़े रत्न धारण किए जाएं। देखिए, रत्न पहनने के साथ ये बात भी ध्यान में रखना होता है कि वो देखने में भी आकर्षक लगें। ये रत्नों का प्रचलन कब चला होगा, कहां से चला होगा? गले में मणि धारण करना, माथे पर मुकुट, मुकुट में मणि धारण करना, ये सब कहां से चला होगा?
कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अगर आप देखें तो एक सामान्यतया, हालांकि आज के समय में कोई मुकुट पहन करके घूमेगा तो हम हंसी का पात्र बन जाएगा, रामलीला का कोई व्यक्ति लगेगा। लेकिन अगर एक समय जब रहा हो, जब राजा महाराजा होते थे, तो मुकुट पहना पहना व्यक्ति कैसा लगता होगा? भव्य व्यक्ति, आकर्षक व्यक्ति, जिसको देखते ही शीश शीश सबका झुक जाए। तो ये आकर्षण कहाँ था? ये आकर्षण उस मणि में थी, आकर्षण उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में था, माथे पर के मुकुट में था। ये रत्न, ये मणियां, ये आकर्षित करती है सब चीज को, खुशियों को भी, धन को भी। आप जब जीवन में कष्ट में होते हैं तभी तो रत्न मणिमाला धारण करते हैं, तो ये खुशियों को आकर्षित करता है। अब एक भद्दा सा पत्थर आपको बड़ा सा पहना दिया जाए, देखने में हाथ में ऐसा लगे कि किलो भर का पत्थर बांधे घूम रहे हैं, तो ये भद्दा लगेगा। तो ये आकर्षित करेगा कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की नजर आप पर आकर्षित जरूर करा देगा। और कई बार हास्यास्पद दृष्टि से उठा हुआ नजर भी आपको दुखों की ओर ही धकेलता है। आप हंसी के पात्र बनते बनते हंसी के पात्र बन जाते हैं। आज के इस परिवेश में जहां लोग इन सब चीजों पर कई बार छींटाकसी भी करते हैं, उस अवस्था में एक बड़ा सा पत्थर आप हाथ चारों उंगलियों में पत्थर बांधे घूम रहे हो, सोच के देखिए कैसा लगता होगा ये। तो ये ठीक नहीं है। ये असल में आपको ऊपर नहीं ले जा रहा, नीचे की ओर खींच देता है, क्योंकि लोग आपको हास्यास्पद दृष्टि से देखते हैं। तो एक आदमी, उदाहरण से समझिए कि कोई समाज में किसी को साधु कहता है, तो एक ने साधु कहा, दूसरे ने साधु कहा, तीसरे ने साधु कहा, साधु कहते कहते वो साधु जी बन गए। वैसे ही किसी व्यक्ति को किसी ने चोर कहा तो चोर 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 व्यक्ति चोर हो गया। ये ऐसा ही होता है। अब वैसे ही अगर हास्यास्पद दृष्टि से आपको एक ने देखा, दो ने देखा, तीन ने देखा, अरे यार एक तो बड़ा परेशान व्यक्ति है, इसके हाथ में अंगूठियों की झड़ी लगाए हुए है, बड़ा सा पत्थर, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक हास्यास्पद स्थिति में ले आएगा। तो फिर आप हंसी के पात्र ही बन के रह जाएंगे। सो भूल के भी बेडौल, बेढंगा या बहुत बड़ा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। रत्न का जो मानक है 7.25, 9.25 पर्याप्त है, इससे ऊपर मत जाइए। बाकी वो व्यापार है, जब तक व्रती बढ़ाएंगे नहीं तो आपको दाम आपसे कैसे लेंगे, तो वो उचित नहीं है। 7.25, 9.25 लास्ट। नवरत्न नहीं, नवनाथ, नवनाथ जी हैं, इन्होंने पूछा है, मेष लग्न में शनि केतु पंचम में है, सप्तम में तुला राशि है और लाभ भाव में कुंभ राशि, तो शनि नुकसान नहीं करेंगे? मेष लग्न में शनि केतु पंचम में है यानी सिंह राशि में, और सप्तम में तुला राशि है और लाभ भाव में कुंभ राशि, तो शनि नुकसान नहीं करेंगे। आप आज के ही राशिफल में देखिए, हालांकि इस सूत्र को मैंने पूरा नहीं किया, छोड़ दिया। राशि से शनि पंचमस्त कष्टदायी होते हैं, विशेष करके तुला राशि में तो शास्त्र में लिखा है कि दिवालिया बना देते हैं। देखिए शनि पंचम में यहाँ बैठ करके सप्तम और लाभ पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपका मैं मंतव्य समझता हूँ, आप ठीक, आपका मंतव्य समझ में आ रहा है। आपने ये कहना चाहा है कि सप्तम में उच्च राशि उनकी होती है, वहाँ पर लाभ में कुंभ राशि बन रही है, तो अपने ही घर को वो नुकसान पहुंचाएंगे। जी ना, बिल्कुल नहीं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि लाभ के मामले में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन दाम्पत्य को खराब करेंगे, बड़े भाई के साथ संबंध खराब कराएंगे, घर में अगर कोई बड़ा है तो उनके साथ संबंध खराब कराएंगे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि रिश्ते तो शनि खत्म करेंगे ही करेंगे। केतु के साथ यहाँ बैठे हैं तो हो सकता है बच्चे के साथ संबंध खराब कराएं, तो वो संबंध खराब कराएंगे। लेकिन ये जरूर मान के चलिए आप कि धन के दृष्टिकोण से कोई बुरा नहीं है। और विनायक थापलियाल हैं, थापलियाल, इन्होंने पूछा है, वृश्चिक लग्न की कुंडली, चंद्रमा 10वें भाव में, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के और गुरु की 5वीं दृष्टि है और मंगल की 8वीं, तो मैं मोती पहन सकता हूं? वृश्चिक लग्न की कुंडली, चंद्रमा 10वें भाव में, ठीक है, तो आप बिल्कुल देखा जाए तो पहन सकते हैं। सिंह राशि में बैठे हैं ये चंद्रमा, और सिंह राशि में बैठे चंद्रमा, आपने लिखा है कि ऐसे चंद्रमा जो कि कृष्ण पक्ष के हैं, गुरु की 5वीं दृष्टि उन पर पड़ रही है और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है, तो मुझे लगता है मंगल आपके तृतीय भाव में हो गए, तो तृतीय भावगत मंगल की दृष्टि उन पर पड़ रही है। बिल्कुल आप पहनिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप मोती बड़े प्रेम से पहन सकते हैं। सिंह राशि में बैठे, हाँ ये जरूर आपने लिखा होता कि सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि सूर्य के साथ चंद्रमा की क्या तात्कालिक मित्रता है। अगर तात्कालिक शत्रुता भी होगी तो सम हो जाएंगे, परंतु तात्कालिक मित्रता हो तो ज़्यादा अच्छा है, बड़े प्रेम से आप पहन सकते हैं। हितेश शर्मा जी का जो प्रश्न है, इन्होंने पूछा है कि सिंह लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में शुक्र बुध की युति हो और द्वितीय भाव में बृहस्पति हो तो धन की क्या स्थिति रहेगी? सिंह लग्न की कुंडली में अगर अष्टम भाव में शुक्र बुध की युति और द्वितीय भाव में बृहस्पति हो, देखिए सिंह लग्न में द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति, वैसे सामान्य परिस्थितियों में यहाँ भावनाश की बात नहीं होगी, और दो शुभ ग्रह से दृष्ट हैं तो यहाँ भाव वृद्धि एक तरह से करेंगे, तो धन की स्थिति श्रेष्ठ होनी चाहिए।
अब देखा जाए तो सिंह लग्न की कुंडली में कन्या राशि बनती है द्वितीय भाव में। अब द्वितीय भाव और लाभ भाव में मिथुन राशि, तो ये बुध जाकर के अष्टम में बैठे हैं और अष्टम में बैठ करके अपनी दृष्टि डाल रहे हैं लाभ भाव पर, धन भाव पर, तो ये तो अच्छा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ज्योतिष शास्त्र के दो ऐसे भाव हैं जिस भाव का भावपति खुद से कुछ नहीं करता, उससे करवाया जाता है, या परिस्थितिगत। ये दो भाव मैं बताया था पूर्व में भी कि 12वां और दूसरा भाव ऐसा है जिसके भावपति स्वतः से कोई निर्णय नहीं करते, अर्थात धन अपने से कुछ नहीं करता और व्यय अपने से नहीं होता, उसको करना पड़ता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि शुक्र की दृष्टि, बुध की दृष्टि पड़ रही है उस भाव पर, और विशेष करके गुरु और शुक्र का जो संबंध है, दृष्टि संबंध, गुरु बुध का दृष्टि संबंध, ये ठीक है, तो धन की स्थिति ठीक रहने वाली है। अगला जो प्रश्न है वो भुवनेश चंद्र गौरी दत्त नैलवाल, मैंने नाम आपका लगता है सही ही पढ़ा होगा। आपने पूछा है कि वृषभ लग्न और 12वें भाव में सूर्य, गुरु, बुध, केतु और दूसरे भाव में मंगल, तीसरे भाव में शनि, 6वें में राहु और 11वें भाव में शुक्र क्या शनि का रत्न पहन सकते हैं? वृषभ लग्न, 12वें भाव में सूर्य, गुरु, बुध, केतु, दूसरे भाव में मंगल, तीसरे भाव में शनि, 6वें भाव में राहु और 11वें भाव में शुक्र, तो आप शनि का रत्न पहन सकते हैं। कमाल किया है आपने, सभी ग्रहों की चर्चा आपने कर दी, चंद्रमा की आपने चर्चा ही नहीं किया। चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं ये शनि, नीलम तो आप पहन ही सकते हैं, वृषभ लग्न की कुंडली में नीलम अवश्य पहनना चाहिए, लेकिन आपने ये नहीं यहाँ पर बताया कि चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं। क्या चंद्रमा और शनि का आपस में तात्कालिक मित्रता वाली स्थिति बन रही है? अगर बन रही है तो आपने सभी ग्रहों का क्या जिक्र कर दिया है चंद्रमा को छोड़कर। अगर चंद्रमा के साथ शनि का संबंध ठीक है, तात्कालिक मित्रता बन रही है, तो आप बड़े प्रेम से पहन लीजिए नीलम, कोई दिक्कत नहीं होगी। निर्भय मिश्रा जी ने पूछा है वृश्चिक लग्न, चंद्रमा राहु युति लग्न में है। अच्छा, वृश्चिक लग्न, चंद्रमा राहु युति लग्न में केमद्रुम से पीड़ित, वक्री मंगल अष्टम में, लग्न अथवा लग्नेश पर किसी भी की भी दृष्टि नहीं है, कैसा प्रभाव होगा? अगर आज का राशि फल देखें तो मुझे लगता है कि दोनों ही सूत्र इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो गए। देखिए साहब, आपकी कुंडली अगर आपने जैसा कहा कि वृश्चिक लग्न, चंद्रमा राहु युति लग्न में, यहां चंद्रमा केमद्रुम से पीड़ित और वक्री मंगल अष्टम में, वक्री मंगल आपने कहा अष्टम में यहां पर जाकर के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं लग्नेश का जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में और वो भी वक्र अवस्था में होना, निसंदेह ये कमजोर स्थिति है। मैंने दिवालिया योग की चर्चा आज ही की है, आज ही के सूत्र में मैंने दिवालिया योग की चर्चा की है, तो कहीं ना कहीं दिवालिया योग के समान ही स्थिति है। और लग्न पर लग्नगत चंद्रमा के मद्रुम से पीड़ित किसी ग्रह से दृष्टि नहीं, भी राजयोग भंग करता है। देखिए हमेशा याद रखिए कि कुंडली के जो दुर्योग हैं ये बताते हैं, ये भी एक बात बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि जन्म कुंडली में छोटे बड़े मिलाकर के हर कुंडली में 10, 12, 15 राजयोग तो होते ही हैं। अब जो बड़े लोगों की कुंडली है, जिन्हें आप अपने नज़र में धन्नासेठ कहते हैं, उनकी कुंडली में 22, 25, 50 राजयोग बन जाते हैं, कम से कम 30 तक के राजयोग बन जाते हैं। अब उनकी भी कुंडली में दुर्योग होता है। अब देखना यह होता है कि मान लिया जाए राजयोग हैं 20 और दुर्योग हैं 3 या 5, तो राजयोग की संख्या बहुत ज़्यादा है तो ये व्यक्ति धन्नासेठ हुआ। राजयोग की संख्या है 10 और दुर्योग की संख्या नहीं है, तब भी व्यक्ति सफल हो जाएगा, या दुर्योग की संख्या 1 या 2 है तब भी व्यक्ति सफल हो जाएगा। राजयोग और दुर्योग बराबर हों तो जातक के जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहेगा, और राजयोग कम और दुर्योग ज़्यादा हों तभी व्यक्ति जीवन में मुश्किल में चला जाता है, या दिवालिया या धनहानि योग इत्यादि देखता है। यानी जितने भी दुर्योग आप जन्म कुंडली में देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इन दुर्योगों से आप सीधा सीधा रोड पर ही आ जाएं। हाँ, ये दुर्योग आपको परेशान करेंगे, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन ये देखना होगा कि दुर्योगों की संख्या ज़्यादा है या राजयोगों की। अगर दुर्योगों की संख्या ज़्यादा पड़ रही है, राजयोगों की कम, तो फिर आपको नीचे ले जाएगा। अगला प्रश्न है आशीष मिश्रा जी का। इन्होंने पूछा है तुला लग्न में शनि 0 अंश 52 कला के साथ 6वें भाव में, बुध 9वें भाव में और 14 डिग्री के साथ सूर्य और शुक्र के साथ नीलम और पन्ना धारण कर सकते हैं। तुला लग्न में आपने कहा कि शनिदेव बैठे हैं 0 अंश 52 कला के साथ 6वें में, तो देखिए शनिदेव को 6वें का कोई दोष तो नहीं होता है, शनिदेव 6वें भाव में ठीक हैं। और आगे आपने पूछा है कि बुध का पन्ना तो बिल्कुल ही पहन सकते हैं, नीलम भी आप पहन सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा
कि तुला लग्न है तो छठवें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति यहाँ होते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति के साथ अगर शनिदेव का संबंध ठीक है, तात्कालिक मित्रता में है, तो बड़े प्रेम से आप नीलम पहनिए। ईशान जी हैं, इन्होंने पूछा है अगर तुला लग्न में लग्न अगर 28 अंश 5 कला पर हो तो किस लग्न का प्रभाव मिलेगा, वृश्चिक या तुला। देखिए ईशान साहब, आपको ये बात जानना होगा कि लग्न जब भी परिवर्तन के करीब हो तो आने वाले लग्न का कुछ प्रभाव तो मिलने लगेगा, लेकिन ये 28 अंश पर लग्न है तो भी आने वाले लग्न का कुछ मामूली, जैसे तुला का भी आपके अंदर गुण होगा तो वहीं कुछ यानी 100 में से लगभग 10% गुण आपके अंदर वृश्चिक के भी आ गए होंगे। अगर आपके सामने वृश्चिक के गुण गिनाए जाएं तो उसमें से कई ऐसी चीज़ों को आप कहेंगे कि हाँ ये चीज़ तो मेरे अंदर है, तो वो इसलिए है क्योंकि वो 10% प्रभाव आपको वृश्चिक का मिलने लगा है। तो वहीं अगला जो प्रश्न है वो सुभद्रा सिंह जी हैं, इन्होंने पूछा है धनु लग्न में गुरु 13 अंश पर 10वें भाव में, सूर्य पंचम में, बुध शुक्र चतुर्थ में, नौकरी के लिए यह ग्रह स्थिति किस तरह का परिणाम देगी। धनु लग्न में गुरु 13 अंश पर 10वें में, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया स्थिति आपने बता दिया। और इसके बाद आपने कहा है कि सूर्य पंचम में है, तो सूर्य पंचम में उच्च राशि में हो जाएंगे तो अच्छी स्थिति, बुध शुक्र चतुर्थ में ये भी अच्छी स्थिति। नौकरी के लिए तो देखिए नौकरी के लिए बहुत अच्छी स्थिति हुई। यहाँ पर बस इतना ही देखना है कि गुरु और बुध ने आपस में क्या किया है कि परिवर्तन कर लिया है, तो ये परिवर्तन होने से हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा केंद्राधिपति दोष दूर हो गया, लेकिन हाँ परिवर्तन योग केंद्र में लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं केंद्राधिपति दोष में कमी आ जाएगी। फलस्वरूप नौकरी के लिए, विशेषकर सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि सूर्य पंचम में उच्च के बैठे हैं, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य जन्म कुंडली में बली अवस्था में हो, मंगल बली अवस्था में हो, धनु लग्न की कुंडली, मेष लग्न की कुंडली इत्यादि हो, तो जातक सरकारी नौकरी में बेहद आसानी से सफलता हासिल कर सकता है। तो ये सरकारी नौकरी के लिए ठीक है। बाकी की ग्रह स्थितियां भी देखनी होगी, लेकिन ये स्थिति ठीक है। विशेष जी हैं, इन्होंने एक विशेष प्रश्न पूछा है कि मीन लग्न में अष्टमेश मृत और दशमेश वृद्ध का परिवर्तन कैसा रहेगा। देखिए परिवर्तन ज्योतिष शास्त्र में बड़ा श्रेष्ठ माना गया है, परिवर्तन को श्रेष्ठ कहेंगे, लेकिन अष्टम का संबंध अगर दशम से हुआ तो ये श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में परेशानियों को ही दर्शाता है। हाँ परिवर्तन है, अतः एक प्लस पॉइंट है कि अगर ऐसा जातक प्राइवेट सेक्टर में गया तो एक नौकरी जाए तो तत्क्षण उसको दूसरी मिल जाएगी, यही एक प्लस पॉइंट उसके साथ होगा, लेकिन तब भी उसको कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना तो करना ही होगा। ये परिवर्तन हम बहुत श्रेष्ठ कभी नहीं कहेंगे। और शैलेंद्र श्रीवास्तव जी का प्रश्न है, इन्होंने पूछा है वृषभ लग्न में धन भाव के स्वामी पंचम में सूर्य चंद्र और मंगल के साथ वक्र अवस्था में बैठे हैं और लग्न में गुरु वक्री हैं, क्या धन संचित हो पाएगा। वृषभ लग्न में धन भाव के स्वामी पंचम में बैठे हैं। मैं आपको बता दूं कि बुध का जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठना निसंदेह यहाँ पर धनदायक योग ही बनेगा और धनवान योग ही बनता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर जब बैठे हैं कुंडली में, अगर देखा जाए तो ये अमावस्या का यहाँ पर दोष है, लेकिन इसके बावजूद धन संचय होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस गुरु भी वक्री जरूर हैं, उनका संबंध बन रहा है धने से 5वीं दृष्टि के रूप में, तो बिल्कुल धन संचित करने वाला योग है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से वही बात कहूंगा, व्यय की स्थिति देखनी होगी कि व्यय भाव की स्थिति किस प्रकार की है। भावना शर्मा जी है, इन्होंने पूछा है वृश्चिक लग्न में 12वें भाव में शुक्र बुध राहु युति व राहु की महादशा है, लाजवर्त बन सकते हैं। वृश्चिक लग्न में 12वें भाव में शुक्र बुध राहु की युति, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आप लाजवर्त बन सकती हैं। ज़्यादा बेहतर हो गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी को दूरबा बुधवार के दिन अर्पित करें, ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप लाजवर्त भी पहनिए। संजय श्रीवास्तव जी का प्रश्न है तुला लग्न की कुंडली में द्वितीय केतु, सप्तम सूर्य तथा नवम में गुरु के अतिरिक्त सभी ग्रह अष्टम में है, क्या यह बहुत बुरी स्थिति है। तुला लग्न की कुंडली में द्वितीय में केतु हैं, ठीक है, सप्तम में सूर्य, बिल्कुल ठीक नहीं कहूँगा, उच्च के हैं जरूर लेकिन ठीक है, एक तरह से सामान्य प्रभाव वाले ही होते हैं। और नवम में गुरु, तो नवम में गुरु भी तुला लग्न में कोई कारक ग्रह नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो ये दो ग्रह ऐसे हैं, एक सूर्य उच्च का है और गुरु भाग्य भाव में अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। देखा जाए तो 200 का संबंध मैंने कई बार एक सूत्र बताया था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इस लग्न के जितने ग्रह हैं वो सब के सब जाकर के अष्टम में बैठे हुए हैं, तो ये कमजोर स्थिति बनी। अब यहाँ देखा जाए तो परेशानी जीवन काल में थोड़ी तो रहेगी, संघर्ष रहेगा, क्योंकि यहां देखें तो लग्नपति जाकर के कुंडली के अष्टम में बैठे हैं। हाँ एक प्लस पॉइंट तो अवश्य बनेगा, क्या
अगर आपकी चंद्र कुंडली बनाई जाए तो आपने जैसा कहा कि तुला लग्न की कुंडली में द्वितीय में केतु हैं, सूर्य सप्तम में, नवम में गुरु के अतिरिक्त सभी ग्रह यानी चंद्रमा भी आपके अष्टम में ही हैं। तो ये जो सारे ग्रह, चंद्रमा के साथ राहु भी है उसी में, ये सारे ग्रह जो अष्टम में बैठे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर चंद्र कुंडली बनाई जाए तो सारे ग्रह लग्न में हो जाएंगे, सारे ग्रह लग्न में हो जाएंगे। यही एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट दिखाई पड़ता है कि इतने सारे ग्रह व्यक्तित्व में हों तो ठीक है। अब तो ये पता ही है कि जन्म कुंडली कमजोर हुई क्योंकि ज्यादातर ग्रह अष्टम में, विशेष करके त्रिकोणपति जाकर के अष्टम में बैठे हुए हैं, तीनों त्रिकोणों के स्वामी, लग्नेश, पंचम और नवम। परंतु अगर चंद्र कुंडली के दृष्टिकोण से देखते हैं तो सभी ग्रह का आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव होना इस बात की सूचना है कि जातक अगर संघर्ष करे, प्रयास करे, पुरुषार्थ करे, नित्य परिश्रम करे तो निसंदेह संघर्षों से ही वो विजय भी पा सकता है, सफल भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से जीवन संघर्ष में ही उसका खत्म हो जाएगा। हाँ, संघर्ष अगर करे तो सफलता लेगा। और अगला जो प्रश्न है विनोद सोनी का, इन्होंने पूछा है मीन लग्न में केतु पंचम भाव कर्क राशि में, मीन लग्न में केतु पंचम भाव कर्क राशि में गुरु, क्या फल होगा? और आगे इन्होंने लिखा है दसम भाव में चंद्रमा, आगे पीछे दोनों भाव खाली, गुरु चंद्रमा का राशि परिवर्तन, क्या केमद्रुम योग लगेगा? मैंने एक सूत्र में बताया था गुरु पंचम चंद्रमा दसम, ये अच्छा राजयोग है, लेकिन चंद्रमा को यहाँ तब भी आप केमद्रुम योग में कहिए, कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानी तो देने वाले होंगे। ऑलरेडी मीन लग्न की कुंडली और लग्न में ही केतु बैठे हैं, तो केतु का सेम एक ही काम है, मन का भटकाव। राहु और केतु का लग्न से जब भी संबंध होता है केवल न और केवल जातक के मन को भटकाने वाला होता है। तो हाँ, थोड़ा मन का भटकाव होगा। केमद्रुम योग में भी लगभग वही होता है। यशराज तिवारी का प्रश्न है अष्टमेश द्वादश भाव में बैठकर विपरीत योग लगाएंगे या लगाएंगे तो क्या ये बाईं आंख को खराब करेंगे? विपरीत योग से बाईं आंख का क्या लेना देना है? मैं आपको एक बात बता दूं, हालांकि ये सूत्र पूरी तरह से क्लियर लिखा नहीं गया है, प्रश्न आपका क्लियर प्रश्न होना चाहिए कि क्या वो सूर्य चंद्रमा मंगल है, क्योंकि आंख खराब करने का काम इन्हीं तीन ग्रहों के पास है, सूर्य चंद्रमा और मंगल के पास। अब अष्टमेश का जाकर के द्वादश भाव में बैठना आंख खराब करने की बात करी जाए तो विपरीत योग से आंख का क्या लेना देना है? चश्मा पहना व्यक्ति राजा नहीं हो सकता, धन्ना सेठ व्यक्ति मोटा मोटा लेंस वाला चश्मा नहीं पहन सकता, सफल व्यक्ति अपने जीवन में मोटे मोटे लेंस लगाए आपको नहीं दिखाई पड़ते। तो इससे आंखों का क्या लेना देना? विपरीत राजयोग को आप, अच्छा, राजयोग का मतलब लोग ये क्यों मान लेते हैं कि अब कहीं कोई कष्ट नहीं? राजयोग का मतलब है सफलता, सुखद जीवन। मैंने बताया था ये रूपक है। राजयोग का मतलब ये नहीं होता कि अब आपके जीवन में चश्मा, भाई ठीक है, आंखों के से भाव से जुड़ा हुआ है तो आंखों में परेशानी लाएगा, बिल्कुल लाएगा। ये भी ध्यान रखिए कि अगर वो सूर्य चंद्रमा मंगल में से कोई ग्रह और पापक ग्रह से दृष्ट है तो निसंदेह आंखों को कमजोर करेंगे। रवि नारायण साहू ने पूछा है सिंह लग्न में वक्री बुध अकारक होकर के एकादश में या दसम भाव में क्या बुरा फल दे सकते हैं? नहीं, नहीं देंगे, क्योंकि सिंह लग्न में वक्री बुध चूंकि धनेश और लाभेश होते हैं और एकादश में हो तो दसम में हो तो ये बुरा फल नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये खुद ही लाभेश और धनेश हैं। अगर लाभेश में हो, लाभ भाव में होते हैं तो महाधनी, दसम में होते हैं तो कामधेनु योग, तो नहीं देंगे। वक्री होकर के भी कोई बहुत ज्यादा बुरा नहीं। हालांकि देखा जाए तो सिंह लग्न की कुंडली में वक्री बुध के प्रभाव में कमी आ जाएगी, लेकिन इतना रिजल्ट देंगे कि धन के दृष्टिकोण से ठीक है। और रोहित देशमुख है, इन्होंने पूछा है कन्या लग्न में व्ययेश सूर्य और धनेश शुक्र एक साथ लग्न में बैठे हों तो ये कैसा प्रभाव होगा? कन्या लग्न में व्ययेश सूर्य और धनेश शुक्र, देखिए शुक्र का लग्न में होना तो ठीक है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन व्ययेश सूर्य का लग्न में आकर के बैठना कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी, और सूर्य लग्नगत हो, विशेष करके पापक ग्रह से दृष्ट हो तो नेत्रजन्य रोग उत्पन्न करते हैं। तो हाँ, ये जरूर है कि यहाँ कुछ चीजें अच्छी भी हैं। जो व्यय होगा, जो खर्च होगा, वो जातक स्वतः के ऊपर करेगा, स्वयं के ऊपर करेगा। उसके सारे खर्च खुद के शौक पर, श्रृंगार पर, अच्छा जीवन जीने पर ही होने वाला है। मधु वर्मा जी ने पूछा है पांचवें छठवां 12वां भाव के, पांचवें छठवें 12वें भाव के स्वामी 11वें भाव में हैं तो क्या धनहानि योग बनेगा? मेष लग्न है और मंगल लग्न में ही है, तो मंगल लग्न में है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब आपने जैसा कहा कि 5वें 6वें और 12वें भाव के स्वामी 11वें भाव में है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धन आगमन में थोड़ी बाधा होगी और धन व्यय भी बहुत तीव्र गति से होगा, लेकिन धनागमन होगा क्योंकि लग्नेश लग्न में है। हमेशा याद रखिएगा, जन्म कुंडली के कई सारे दोषों का समन लग्नेश करते हैं। जन्म कुंडली के कई सारे दुर्योगों का समन भाग्येश बली हो तो कर देते हैं। जन्म कुंडली का 10वां भाव मजबूत हो तो कई सारे दोषों का विनाश होता है, और जन्म कुंडली का 5म मजबूत हो तो कई सारे दोषों का विनाश होता है। और अगला जो प्रश्न है वो, अच्छा बस प्रश्न इतने ही थे।
ये प्रश्न नहीं। इतने ही प्रश्न थे, क्योंकि अगला जो प्रश्न है सुभद्रा सिंह जी का है, ऑलरेडी मैंने प्रश्न को ले लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। जितने लोगों के प्रश्न इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए अच्छी बात, जिनका नहीं हुआ आप अपने प्रश्न को किसी भी वीडियो में कमेंट में लिखिए। प्रश्न यही करिए, प्रश्न छोटा हो और हिंदी में हो। जितना छोटा हो और हिंदी में हो उसके चुने जाने की संभावना ज़्यादा है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।